मैं हूं सी संजीव और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जीडीपी। जब भी न्यूज में इकोनॉमी की बात होती है तो हर कोई कहता है कि जीडीपी बढ़ गया या जीडीपी गिर गया, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है या जानने की कोशिश की है कि ये जीडीपी एक्चुअली होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज कौन सी है तो आप प्रोबेबली बोलेंगे अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया एटसेट्रा। और हाँ, आप बिल्कुल सही सुने। अब हमारे देश इंडिया जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। लेटेस्ट फिगर के अकॉर्डिंग यूएसए की जीडीपी $30.5 ट्रिलियन, चाइना की $19.2 ट्रिलियन, जर्मनी की $4.7 ट्रिलियन और हमारे देश इंडिया की जीडीपी $4.187 ट्रिलियन हो गई है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन ये पता कैसे चलता है कि कौन सी इकोनॉमी कितनी बड़ी है और कैसे जर्मनी जैसे सिर्फ 84 मिलियन पॉपुलेशन वाले देश की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो सकती है, जबकि बहुत सारे बड़े पॉपुलेशन वाले देश की इकोनॉमी छोटी है। ये सब हम जानते हैं जीडीपी से। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जीडीपी क्या होता है, इसे कैसे मेजर किया जाता है, जीडीपी पर कैपिटा क्या है, जीडीपी के फायदे और लिमिटेशंस, जीडीपी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब टोटल या ओवरऑल, डोमेस्टिक का मतलब देश के अंदर और प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपली पुट, जीडीपी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, यूजुअली क्वार्टर या पर ईयर, देश के अंदर प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स और सर्विसेज का टोटल वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया को एक बेकरी मान ले तो इंडिया का जीडीपी क्या होगा? वो होगा पूरे साल में उस बेकरी में बनाने वाले सारे ब्रेड, केक्स और कुकीज का टोटल रेवेन्यू। और अब ये रेवेन्यू $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने ब्रेड बनाने के लिए फ्लावर खरीदा तो वो फ्लावर जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो फ्लावर ऑलरेडी ब्रेड के वैल्यू में इंक्लूड हो गया है। इसको डबल काउंटिंग कहते हैं, जिसे हम जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम अवॉइड करते हैं। जीडीपी सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को काउंट करता है तो देश के बाउंड्रीज के अंदर एक क्वार्टर या एक साल में बने हैं। अगर कोई देश प्राइमरीली रॉ मटेरियल ही सेल करता है और फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं बना पाता, तभी वो रॉ मटेरियल जीडीपी में काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका देश सिर्फ फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है, ब्रेड नहीं, तो वो फ्लावर जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन क्योंकि फ्लावर ब्रेड से सस्ता है, उस देश की जीडीपी कम होगी कंपेयर टू जो देश फिनिश प्रोडक्ट्स बनाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये प्रोडक्शन लोकल लोगों द्वारा हो या फॉरेनर्स के थ्रू, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक प्रोडक्शन देश के अंदर हो रहा है वो जीडीपी में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर राहुल एक इंडियन सिटीजन यूके में एक बेकरी ओपन करे तो उस बेकरी का वैल्यू इंडिया के जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो यूके में है। इंस्टेड वो यूके की जीडीपी में इंक्लूड होगा, क्योंकि प्रोडक्शन वहां हो रहा है। सिंपल है ना? अब देखते हैं कि जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन मेथड। इस मेथड में हम देश में प्रोड्यूस हुए सारे फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का टोटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड में हम देखते हैं इकोनॉमी में कितना पैसा स्पेंड हुआ है। इसका फॉर्मूला है कंज्यूमर स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। कंज्यूमर स्पेंडिंग का मतलब ये है डेली बेसिस पर नॉर्मल लोगों द्वारा किया गया स्पेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर 500 रुपए की ग्रोसरीज खरीदते हैं वो जीडीपी में काउंट होगा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, जब बिजनेसेस खुद में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैक्ट्री न्यू मशीन खरीदती है तो इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, वो इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा। तीसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट द्वारा किया गया सारा स्पेंडिंग, जैसे न्यू ब्रिज बनाना, मटेरियल्स की कॉस्ट, वर्कर की सैलरीज और प्रोजेक्ट की सारे एक्सपेंसेस जीडीपी में इंक्लूड होते हैं। अब नेट एक्सपोर्ट को समझते हैं। एक्सपोर्ट्स वो है जब आप दूसरे देशों को प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और इंपोर्ट्स वो है जब आप दूसरे देशों से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स कैलकुलेट करने के लिए टोटल एक्सपोर्ट्स टोटल इंपोर्ट को माइनस किया जाता है। अगर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट, तो आप पैसा कमा रहे हैं जो जीडीपी में ऐड किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड इज इनकम मेथड। इस मेथड में हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने से मिलने वाले टोटल इनकम को देखते हैं। इसमें सैलरीज, बिजनेस प्रॉफिट्स, रेंट्स, टैक्सेस और एनी अदर टाइप्स ऑफ इनकम इंक्लूड होते हैं। और हाँ, गवर्नमेंट द्वारा दिया गया सब्सिडीज को सब्सट्रैक्ट करते हैं। रिजल्ट टोटल जीडीपी होता है। ये तीनों मेथड्स अलग है, लेकिन अगर सही कैलकुलेट हो तो तीनों का रिजल्ट सेम होगा।
फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बेकरी 10 ब्रेड प्रोड्यूस करती है तो प्रोडक्शन मेथड में 10 ब्रेड इंटू एवरेज प्राइस मान लीजिए 30 रुपया, तो जीडीपी बनता है 300 रुपया। एक्सपेंडिचर मेथड में 10 कस्टमर्स एक ब्रेड खरीदते हैं 30 रुपये में, तो जीडीपी बनता है 300 रुपया। और इनकम मेथड में बेकरी 10 ब्रेड्स में 30 रुपये कमाता है, तो टोटल जीडीपी बनता है 300 रुपया। तो आपको ये पता चल गया होगा कि तीनों मेथड्स सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन। हर साल प्राइसेस बढ़ती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो अगर बेकरी हर साल 10 ही ब्रेड बनाती है लेकिन ब्रेड की प्राइस 30 रुपए से बढ़कर 40 हो जाती है, तो क्या जीडीपी बढ़ गई? टेक्निकली हाँ, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्शन तो सेम ही है। इसीलिए जीडीपी के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है नॉमिनल जीडीपी, ये करंट प्राइस पर कैलकुलेट होता है विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल, 2024 में एक बेकरी 10 ब्रेड बनाता है और सेल करता है ईच ब्रेड 30 रुपए में, तो उसका टोटल जीडीपी बनता है 10 × 30 300 रुपया। लेकिन वही बेकरी 2025 में सेम 10 ब्रेड बनाता है लेकिन प्राइस बढ़कर हो जाता है 40 रुपया, तो अब जीडीपी बन जाता है 10 × 40 400 रुपया। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ में 100 रुपये का जीडीपी बढ़ा, लेकिन क्या सच में बढ़ा? आंसर इज यहाँ पे सिर्फ नंबर्स बढ़े लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन सेम है। इसीलिए हमारा नेक्स्ट जीडीपी टाइप है रियल जीडीपी। ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जीडीपी कैलकुलेट करता है। हम एक स्पेसिफिक बेस ईयर की प्राइस यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। फॉर एग्जांपल, यूजिंग 2024 एज बेस ईयर, सो अब जीडीपी है 30 × 10 300 रुपये जीडीपी। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्रोडक्शन सेम रही है। रियल जीडीपी ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर देता है क्योंकि ये एक्चुअल प्रोडक्शन ग्रोथ दिखाता है, ना कि सिर्फ इन्फ्लेशन से बढ़े हुए नंबर्स। अलग अलग देशों की इकोनॉमिक्स को कंपेयर करना सिर्फ टोटल जीडीपी से मुश्किल होता है, स्पेशली व्हेन कंट्रीज के साइज और कंडीशंस इतनी डिफरेंट है। इस कंपैरिजन को फेयर बनाने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। सबसे पहला है जीडीपी एट परचेज पावर पैरिटी। विकिपीडिया में आपने जीडीपी एट पीपीपी देखा हो, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये एक्चुअली होता क्या है? चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन कि इंडिया और अमेरिका दोनों एक एक ब्रेड प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में एक ब्रेड की प्राइस 100 रुपया है, तो इंडिया की नॉर्मल जीडीपी पर ब्रेड 100 रुपया होगी। अमेरिका में एक ब्रेड की वैल्यू $3 की है, तो यूएस की नॉमिनल जीडीपी पर ब्रेड होगी $3। पर हम डायरेक्ट रुपी और डॉलर को कंपेयर नहीं कर सकते, तो हमें एक्सचेंज रेट का यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए एक्सचेंज रेट है $1 = 100 रुपीज। तो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी $1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंडिया की जीडीपी परचेज पैरिटी प्राइस होगी $3, जो कि यूएस की इक्वल है। पीपीपी में हम हेल्प करता है, यानी यूएस में एक ब्रेड, इंडिया में 3 ब्रेड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर ग्रेड, जो कि यूएस के इक्वल है। परचेजिंग पावर पैरिटी में पीपीपी हमें हेल्प करता है डिफरेंट प्राइसेस और एक्सचेंज रेट्स वाले देशों को कंपेयर करने में। पीपीपी हमें हेल्प करता है डिफरेंट प्राइसेस और एक्सचेंज रेट्स वाले देश को कंपेयर करने में। इस मैट्रिक पर इंडिया ऑलरेडी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी एट पीपीपी के हिसाब से। दूसरा है जीडीपी पर कैपिटा। चलिए इसको समझते हैं सिंगापुर और इंडिया को कंपेयर करके। सिंगापुर एक छोटा देश है, सिर्फ 5.5 बिलियन पॉपुलेशन है, जबकि इंडिया में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। इंडिया की टोटल जीडीपी सिंगापुर से बहुत ज्यादा बड़ी है, $4.187 ट्रिलियन वर्सेस ओनली 0.47 ट्रिलियन। क्योंकि लोग कहते हैं कि सिंगापुर इज रिचर देन इंडिया, लेकिन ऐसा क्यों? यहाँ जीडीपी पर कैपिटा का कॉन्सेप्ट आता है कि देश के टोटल जीडीपी को उसके पॉपुलेशन से डिवाइड करता है, जिससे हमें एवरेज मिलता है कि हर व्यक्ति कितना इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। 2025 में सिंगापुर का जीडीपी पर कैपिटा अराउंड $93,000 है फॉर नॉमिनल जीडीपी। वही इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ और सिर्फ $3,000 फॉर नॉमिनल जीडीपी है। ये दिखाता है कि ऑन एवरेज सिंगापुर का हर व्यक्ति इंडिया के हर व्यक्ति से ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो हमारी जीडीपी भी ज्यादा है और इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद बहुत सारे देशों से पीछे है। याद रखिए, जीडीपी पर कैपिटा सैलरी नहीं है, ये सिंपली देश के टोटल प्रोडक्शन को पॉपुलेशन से डिवाइड करता है। आप देख सकते हैं ये एवरेज सैलरी से कितना अलग है। हाई जीडीपी पर कैपिटा यूजुअली बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सजेस्ट करता है, पर ये हमेशा सच नहीं होता। चलिए नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। जीडीपी हमें देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी का ब्रॉड पिक्चर देता है। जीडीपी को देखकर आप बता सकते हैं कि आपके देश में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, और पिछले जीडीपी नंबर से कंपेयर करके आप बता सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है या श्रिंक। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ लास्ट फ्यू ईयर से 6 to 7% रही है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेज ग्रोथ रेट है। यही रीजन है कि हम जापान को ओवरटेक करके 4th पोजीशन पर पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया जल्द ही जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगी और दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स
जीडीपी यूज करते हैं इकोनॉमी की प्रोग्रेस एंड हेल्थ चेक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी देश के रियल जीडीपी 2 क्वार्टर्स या 6 महीना में लगातार गिर जाए तो ये रिसेशन का साइन हो सकता है। ये वर्ड आपने न्यूज में बहुत सुना होगा। अगर रिसेशन 3 या ज्यादा साल तक चले तो ये डिप्रेशन बन सकता है। जैसे 1930s में यूएस में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। लेकिन जीडीपी 100% परफेक्ट नहीं है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। सबसे पहला है इनफॉर्मल एक्टिविटीज काउंट नहीं होती। अनपेड वर्क जैसे वॉलंटियरिंग और इनफॉर्मल एक्टिविटीज जैसे इलीगल एक्टिविटीज जिनकी वैल्यू बिलियन ऑफ डॉलर्स हो सकती है, जीडीपी कैलकुलेशन में ये इंक्लूड ही नहीं होती। इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर्स बहुत बड़ा है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 40 to 50% इकोनॉमिक एक्टिविटी इनफॉर्मल सेक्टर्स में होती है, जो ऑफिशियल जीडीपी में फुल्ली काउंट नहीं हो पाती। दूसरा लिमिटेशन है जीडीपी डिस्टॉर्शन। फॉरेन प्रोडक्शन भी अकाउंट होता है और कभी कभी ये नंबर इन्फ्लेटेड होता है ड्यू टू टैक्स हेवन एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, फॉरेन कंपनीज ने टैक्स बेनिफिट के लिए आयरलैंड में अपने प्रॉफिट रजिस्टर किए। ये प्रॉफिट्स आयरिश जीडीपी में काउंट हुए, लेकिन कंपनीज ने तुरंत पैसा वापस अपने होम कंट्रीज में भेज दिया। इसका मतलब आयरलैंड स्पेशल आयरिश लोगों को हाई जीडीपी से ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि पैसा बस पास थ्रू ही हो रहा था। तीसरा लिमिटेशन है क्वालिटी ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट नहीं करता। जीडीपी सिर्फ देश की टोटल इकोनॉमिक प्रोडक्शन दिखाता है। ये नहीं बता सकता कि लोग कितना अच्छा जी रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है या बुरा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है टोटल जीडीपी के टर्म्स में। जीडीपी पर कैपिटा में हम स्टिल 150 प्लस रैंक पर है। इसका मतलब एवरेज इंडियन की इनकम अभी भी बहुत कम है कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस। इन सारे लिमिटेशंस के बावजूद जीडीपी अभी भी देश की इकोनॉमी साइज और परफॉर्मेंस को मेजर करने का मोस्ट पॉपुलर मेथड है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट वे है। अब देखते हैं जीडीपी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैं जानता हूँ आप सब चाहते हैं कि आपके देश की जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा हाई हो, लेकिन कैसे एक देश सस्टेनेबल और बेनिफिशियल तरीके से अपना जीडीपी बढ़ा सकता है। जीडीपी बढ़ाना सिर्फ पेपर पर नंबर पुश करने के बारे में नहीं है, ये इंश्योर करना है कि लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जीडीपी बढ़ाने के लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर देश के पास इतना पैसा नहीं हो तो क्या कर सकते हैं। लो बजट यानी छोटे देशों के लिए स्ट्रेटेजी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करना। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी देश में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग पैसा और टेक्नोलॉजी लाते हैं, जो जॉब्स क्रिएट करता है और देश में प्रोडक्शन बढ़ता है। और अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो जीडीपी अपने आप ही बढ़ेगा। हमारे देश इंडिया ने यही स्ट्रेटेजी फॉलो की है। मेक इन इंडिया और म्यूचुअल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू फॉरेन कंपनीज को इंडिया में फैक्ट्रीज लगाने के लिए एनकरेज किया गया, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ी और प्रोडक्शन बढ़ा। प्रोडक्शन और सर्विसेज बढ़ गए तो जीडीपी भी बढ़ गई। जब जीडीपी बढ़ेगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू भी बढ़ेगा। उसके बाद बेस्ट नेक्स्ट स्टेप है उस पैसे को एजुकेशन और अपने लोगों की स्किल्स में इन्वेस्ट करना। एजुकेटेड वर्कर्स लीड करते हैं हायर प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड हायर सैलरीज की तरफ। लेकिन याद रखें, फॉरेन इन्वेस्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट होना इन लॉन्ग रन आइडियल नहीं है, क्योंकि ये देश की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को लिमिट कर सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करो फॉरेन बिजनेस को सीखने में, ताकि फ्यूचर में लोकल्स फॉरेन बिजनेस को रिप्लेस कर सके। इंडिया में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इसी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, ताकि हम फॉरेन डिपेंडेंसी कम कर सके। यकीन मानिए या ना मानिए, ये तरीका सबसे तेज है किसी देश की प्रॉपर्टी से बाहर निकालने का और उनकी जीडीपी को स्काई रॉकेट करने का। रियल एग्जाम्पल ढूंढे तो बहुत सारे हैं, जैसे जापान, साउथ कोरिया, चाइना, सिंगापुर। ये सब पहले बहुत गरीब थे और इनके पास बहुत चैलेंजेस भी थे, लेकिन इन देशों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करके और उनसे सीख कर अब ये अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं और दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक पावर बन गए हैं। अब वियतनाम भी एक नया एग्जाम्पल है, जो करेंटली इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके न सिर्फ अपनी जीडीपी बढ़ा रहा है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव कर रहा है। हमारा देश भारत भी यही मॉडल फॉलो किया है और इसीलिए हम अब जापान को ओवरटेक करके दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट है जर्मनी को ओवरटेक करना और फिर इवेंचुअली यूएस और चाइना के साथ कम्पीट करना। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि जीडीपी क्या है, इसे कैसे मेजर किया जाता है और कैसे डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर किया जा सकता है। हमने ये भी देखा कि जीडीपी के क्या लिमिटेशंस है और कैसे देश अपनी जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। हम इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि अब हम ऑफिशियली दुनिया के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं नॉमिनल जीडीपी टर्म्स में, विद टोटल जीडीपी ऑफ $4.187 ट्रिलियन, यूएसए $30.5 ट्रिलियन, चाइना $19.2 ट्रिलियन और जर्मनी $4.7 ट्रिलियन के बाद जीडीपी एट परचेजिंग प्राइस पैरिटी टर्म्स में हम ऑलरेडी 3rd पोजीशन पर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो
प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।